अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी। चैप्टर 4 कर रहे थे हम लोग। चैप्टर 4 था हमारा पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस, बैलेंसिंग अकाउंट्स एंड द ट्रायल बैलेंस। इसमें हमने क्या क्या चीजें कर ली थी? डबल एंट्री हमने समझ लिया था। कैश ट्रांजैक्शंस और हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर ली थी, है ना। ये क्वेश्चन कर लिया था आपने? जी, ये कर लिया है। देखिए, अच्छा, पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बुक, वो मैंने आपको बता दिया था। और फिर हमने रिसीवेबल लेजर्स भी पढ़ लिया था, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों चीजें देखी थी। पेबल्स लेजर्स भी हमने पढ़ लिया था। कंट्रोल अकाउंट्स भी हो गए थे। सेल्स टैक्स करना था, है ना। अच्छा जी, सेल्स टैक्स किसे कहते हैं, क्या होता है? परचेज जब आप बेच रहे हैं या फिर आप या सेल कर रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं या फिर आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, दोनों पे आपको क्या करना है? टैक्स तो देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अगर तो आपने परचेज करा है तो आप अपने सप्लायर को वो अमाउंट टैक्स के साथ अदा करेंगे, और वो सप्लायर क्या करेगा? गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कस्टमर से आप रिसीव करेंगे, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव करने के बाद फिर आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे खुद से, ठीक है। अब जो आप सेल पे देते हैं टैक्स, वो क्या कहलाएगा भाई? आपका आउटपुट सेल्स टैक्स। और जो परचेज करने पे देते हैं वो क्या कहलाएगा? इनपुट सेल्स टैक्स। क्लियर है? आउटपुट कब देते हैं? जब सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आपने सेल करी, फॉर एग्जांपल आपने तो जैसे आप सेल कर रहे हो, आप शॉप पे होते हो, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई इतना आपका एसएसटी टैक्स है ना, सेल्स टैक्स। तो फॉर एग्जांपल 100 की आपने प्रोडक्ट सेल करी और उस पे 5 रुपीज का क्या है? टैक्स है। तो आप कस्टमर से क्या कहोगे? 95 आप इस प्रोडक्ट की अमाउंट है और 5 इसके टैक्स है। आप 95 लोगे या पूरा 100? 100 लेंगे ना। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? 100 तो आपने इसको कैश आपके पास आ रहा है, सही है। इस 100 में से 5 रुपीज क्या है भाई? आपके टैक्स हैं। बाकी के 95 कितने हैं? ये आपकी एक्चुअल सेल, ठीक है। तो भाई आप क्या कहते हो? कैश हो जाता है डेबिट, और ये क्या है भाई? आपका टैक्स। अब इसका क्या नाम होगा? आउटपुट सेल्स टैक्स। तो जो सेल करने पे रिकॉर्ड करेंगे टैक्स, उसका नाम होगा आउटपुट सेल्स टैक्स। और जो परचेज करने पे, आप तो देखें, आप उस कस्टमर की तरफ से देखें, वो भी तो रिकॉर्ड करेगा। उसने क्या ये लिखा होगा कि मैं आपको 95 दे रहा हूँ, 5 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को जाके दे रहा हूँ? ऐसा करेगा? नहीं, वो तो पूरा 100 रुपए दे देगा। अब वो इस चीज को कैसे रिकॉर्ड करेगा? इनपुट सेल्स टैक्स के तौर पे। और फिर हम चेक करते हैं, क्या मैंने आउटपुट और इनपुट बैलेंस दिया है? कहीं इनमें से कोई एक चीज ज्यादा या कम तो नहीं है? अगर ज्यादा है तो फिर मुझे क्या करना है? कम है तो मुझे क्या करना है? क्योंकि अगर आप ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं तो आप रिफंड ले सकते हैं, और अगर कम टैक्स पे करा होता है तो फिर आप क्या करते हो? आपको गवर्नमेंट को देना होता है। ये लाइबिलिटी होती है।
अच्छा जी, अब देखें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास टैक्स काउंट करती सब। ठीक है भाई। तो कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, अगर आपको नेट प्राइस गिवन हो तब, और जब आपको ग्रॉस प्राइस गिवन हो तब कैसे कैलकुलेट करना है। जरा क्वेश्चन रीड करें, क्या लिखा हुआ है ये। A product has a net price says 120 and sales tax at 20% हम्म। is to be added. Then is extra question of working 20% of 120. अब देखिए, आपको परसेंटेज में बता दिया है कि सेल्स टैक्स कितने परसेंट है, 20%। अगर तो आपको ग्रॉस प्राइस दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको नेट प्राइस दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। देखें, अगर आपको जस्ट ग्रॉस प्राइस दी जाए, यहाँ क्या है, 144 आपके ग्रॉस प्राइस है, तो आप क्या करेंगे, 144 को परसेंटेज, क्योंकि हमें पता है कितना परसेंट है भाई सेल्स टैक्स, तो मल्टीप्लाई जरूर करवाएंगे 20 से, लेकिन डिवाइड कराएंगे 120 से। ठीक है, कब, जब आपका ग्रॉस प्राइस हो। और नेट प्राइस अगर गिवन हो तो उस पे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट प्राइस कितनी है भाई आपके पास, 120. 120। 120 को मल्टीप्लाई है, क्योंकि हमारे पास सेल्स टैक्स सेम है, 20 है, यहाँ आप डिवाइड करेंगे 100 से। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कितना आएगा। इस फर्स्ट का ग्रॉस प्रॉफिट का 120 24 आ रहा 24 आ रहा है, और यहाँ बताएं। है, यहाँ पे 24 आ रहा अब ये मैजिक क्यों हो रहा है बेटा, ग्रॉस प्राइस का मतलब क्या है, इसमें आपका एक जो नेट प्राइस है वो भी शामिल है, प्लस सेल्स टैक्स भी शामिल है। ठीक है, तो नेट प्राइस को अगर मैं मान रही हूँ 100%, ठीक है, और सेल्स टैक्स क्योंकि यहाँ बताया गया है कितना है, 20%, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 120। तो हमने 120 पे ही तो डिवाइड करा है। सेम इसी तरह से नेट प्राइस, क्योंकि 100% मान रहे हैं, सही है, इस वजह से हमने यहाँ डिवाइड करा है। नेट का मतलब क्या है, इसमें से माइनस हुआ है, यानी कि अगर 120 ग्रॉस प्राइस था टोटल, इसमें से क्या माइनस हुआ है, सेल्स टैक्स, तो तब आपके पास कितना आ गया, 100 आया। क्लियर है ये चीज, ये याद रखिएगा। ग्रॉस प्राइस अगर गिवन है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर नेट प्राइस गिवन है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला है, ग्रॉस प्राइस को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो परसेंटेज गिवन है। अगर 30% है तो मल्टीप्लाई बाय 30, और डिवाइड किससे होगा भाई, 130 से। अगर 40 है तो मल्टीप्लाई बाय 40, डिवाइड होगा 140 से। ठीक है, आपके पास आ जाएगा सेल्स टैक्स की अमाउंट। सेम इसी तरह नेट प्राइस अगर आपको गिवन है और बोला जा रहा है मल्टीप्लाई बाय 30%, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, आपको क्या निकल कर आ जाएगा, सेल्स टैक्स की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन आ रहा है, द ग्रॉस प्राइस, अब जरा समझ के करिएगा इसको, आप ही करेंगे,
इसमें क्या क्या गिवन है भाई? आपके पास प्रोडक्ट ए है और दूसरा आपके पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट बी है। ठीक है, इनकी क्या क्या चीजें गिवन है देखते हैं। ग्रॉस प्राइस दिया गया है, सेम ऐसे ही होगा। ग्रॉस प्राइस में से क्या माइनस करते हैं भाई? सेल्स टैक्स। तो आपके पास क्या निकल कर आता है? नेट प्राइस। अब आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको गिवन है, किस किस, अच्छा, किस किस प्रोडक्ट की क्या क्या गिवन है आपके पास। प्रोडक्ट ए के ग्रॉस प्राइस कितने हैं? 690। और एंड द नेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। और नेट प्राइस किसके मालूम है भाई? प्रोडक्ट बी के कितने हैं? 480। 480। ये नेट प्राइस है। सेल्स टैक्स इज चार्ज एट 15%। कितना परसेंट है? 15% है। व्हाट इज द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन ईच प्रोडक्ट? अब आपने वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको पता चल जाएगा कि भाई सेल्स टैक्स कितना है दोनों का। सेल्स टैक्स मालूम हो जाएगा तो आप उसे नेट प्राइस यहाँ मालूम कर लेंगे, यहाँ पे आपका क्रॉस आ जाएगा। पहले तो आप प्रोडक्ट ए का बताएं। फॉर्मूला बताएं प्रोडक्ट ए के लिए क्या होगा? ग्रॉस प्राइस है ना, तो क्या फॉर्मूला होगा? प्राइस मल्टीप्लाई। ग्रॉस प्राइस कितना है? 690 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइड बाय 100। नहीं, 480। ग्रॉस प्राइस के लिए क्या होगी? डिवाइड किससे कराएंगे? 130। 115 से। 15% था ना सेल्स टैक्स, सही है। तो 100 में वो ऐड होगा। बात समझ में आई? प्रोडक्ट बी का क्या होगा फॉर्मूला? प्रोडक्ट बी का क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्राइस है यहाँ पे। नेट प्राइस कितने? 480। 480 मल्टीप्लाई किसे करवाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड किसे करवाएंगे? इसको मीटर। इसको 100 से कराएंगे। याद रखिएगा, नेट प्राइस का मतलब है 100 और ग्रॉस प्राइस का मतलब है +100। ठीक है, अब जरा मुझे बताएं कितना सेल्स टैक्स आएगा प्रोडक्ट ए में और प्रोडक्ट बी में। पहले प्रोडक्ट ए का कैलकुलेट करें। इस फर्स्ट का 90, सेकंड का 72। आपने फर्स्ट का सेल्स टैक्स काउंट करा 90 है और प्रोडक्ट बी का 72 है, ऐसे ही कह रहे हैं? अच्छा जी, बताएं। नेट प्राइस प्रोडक्ट ए का कितना आ रहा है? 600। और ग्रॉस प्राइस प्रोडक्ट बी का कितना आ रहा है? दोनों माइनस ही होगी। आप बताएं। ग्रॉस प्राइस का मतलब क्या है? इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है। नेट प्राइस का मतलब क्या है? डिडक्ट हुआ हुआ है सेल्स टैक्स। तो ग्रॉस प्राइस तक जाना है मुझे, क्या करना चाहिए? इसका फैक्टर 2 है। 5
52। चलें जी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल? क्रॉस का मतलब है बेटा इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है, नेट का मतलब इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है मतलब कैसे आ रहा है? माइनस होकर आ रहा है। जब उल्टा चलेंगे तो क्या करना होगा, और जब सीधा चलेंगे तो क्या करना होगा, ये याद रखिएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सेल्स टैक्स काम करें। इनपुट और आउटपुट सेल्स टैक्स का मतलब मैंने आपको बताया कि जब आप सेल करते हैं तो रिकॉर्ड किस नाम से करेंगे, आउटपुट सेल्स टैक्स के तौर पे। और अगर इनपुट हो रहा है, आपने परचेज करा है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए इनपुट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा देखिए, आपने जब सेल करी थी तो आपके पास जो टैक्स कलेक्ट हुआ कितना था, 1000 का। रिकॉर्ड हुआ कितना, $1000 का। इनपुट आपने पे करा कितना, सेल्स टैक्स 900। डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 का। अब आपने सेल के तौर पे ज्यादा कलेक्ट करा या आपने परचेज के तौर पे ज्यादा कम, दिख रहा है ना डिफरेंस, कि आपने सेल के तौर पे ज्यादा कलेक्ट करा है और परचेज में आपने कम दिया है। यहाँ पे आप बताओ क्या करना चाहिए। जब सेल करी थी आपने तो क्या दोनों का डिफरेंस सेम बराबर है? नहीं। क्या हो रहा है, मैंने सेल करने के नतीजे में $100 ज्यादा कलेक्ट कर लिए, है ना, ऐसा ही है। और परचेज करने के दौरान जो टैक्स अदा करा वो 100 से कम है, ऐसा ही है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। अब अगर आपका, क्योंकि ये चीज बराबर होनी चाहिए, अगर तो आपने परचेज जो करा है वो उसकी टैक्स की अमाउंट कम है एज कंपेयर टू सेल, तो आप क्या करोगे, आपको पे करना होगा टैक्स अथॉरिटी को। और इसी चीज का अगर उलट हो जाए कि भाई आप ज्यादा पे कर दो परचेज करने के दौरान, और जो आपने सेल करी थी कस्टमर से कम कलेक्ट करो, तो आप फिर रिफंड मानो। ठीक है, सेम वही एग्जांपल है। यहाँ देखें, आउटपुट आपका सेल्स टैक्स के है, ठीक है ना। सेल्स टैक्स कब है, जब आप सेल कर रहे हो। और इनपुट क्या है, जब आप परचेज करने के दौरान जो टैक्स है वो आप पे कर रहे हो। डिफरेंस 100 का है, आपने यहाँ ज्यादा पे कर दिया है। तो 100 आपने जब ज्यादा पे कर दिया है गवर्नमेंट से, आप फिर इसका रिफंड करें। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये सवाल क्या है, कंपनी सेल्स गुड्स फॉर इंक्लूडिंग सेल्स इन अ क्वार्टर buys goods including the bottom of specific pay received from the tax authorities। करें जरा इसको, क्या लिखा हुआ है, कंपनी सेल गुड्स फॉर 1,27,350 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 17.5%। इस अमाउंट में इंक्लूड है सेल्स टैक्स की अमाउंट इन अ क्वार्टर 3 months of a year। It buys goods for 101,290 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब आपको सेल्स की अमाउंट भी मालूम है और परचेज करने के दौरान भी जो आपने टैक्स अदा करा है उन दोनों की अमाउंट पता है। इसका देखो दोनों निकालेंगे। इंक्लूड का मतलब क्या है, ग्रॉस है। एक्सक्लूड का मतलब क्या है, उसमें से सेल्स टैक्स माइनस है तो नेट है। ये बात याद रखिएगा। इंक्लूड है, इंक्लूसिव है। इंक्लूड है तो क्या मतलब है, उसमें आपका सेल्स टैक्स इंक्लूड है, इसका मतलब है ग्रॉस प्राइस है। ठीक है, और डिडक्ट हुआ है। एक्सक्लूड लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, नेट प्राइस है। ठीक है जनाब, क्या लिखा हुआ है, व्हाट अमाउंट विल इट पे टू और रिसीव फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज फॉर द क्वार्टर राउंड टू द नियरेस्ट। अब आपको ये फैसला करना है, क्योंकि पहले तो आपने काउंट करना है कि भाई कितना आपने टैक्स अदा करा है। टैक्स अगर आपने ज्यादा अदा कर दिया है तो क्या होगा, रिफंड मांगेंगे। अगर आपने कस्टमर से ज्यादा ले लिया है टैक्स, तो फिर आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यहाँ ये बात पूछी गई है, कितना पे करना है या रिसीव करना है, ये बताएं।
पहले तो आप कैलकुलेट करो इस चीज को। अब दिमाग अपना लगाएं, क्योंकि इस तरह से आपके पास सवाल आएगा। आउटपुट निकालें, इनपुट निकालें और चेक करें। आउटपुट सेल्स टैक्स कितना आ रहा है, निकालें। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, निकालो उससे। ठीक है, पहले आउटपुट सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लें, फिर इनपुट कर लें, दोनों का डिफरेंस लें, फिर पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। क्या करना चाहिए आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो होगा। हाँ, सॉल्व। फर्स्ट वाला क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है। 1,27,350 आपके क्या है, आउटपुट सेल्स टैक्स या इनपुट सेल्स टैक्स। बेसिकली किस चीज की इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है। आउट क्या है, आउटपुट आउटपुट है। और जो 1,01,290 है, ये क्या है, इनपुट। इसमें इनपुट है। चलें करें, कैलकुलेट करें। जरूर तो करना है। सर्वर से ले लेंगे। हम तो सर्वर की बात नहीं करते हैं। क्या होगा? कितनी बनेगी? उनको लगा बुलाया था। पैसे नहीं मिल गए।
बेसिकली ये जो आपकी सेल्स 1,27,350 है, ये आपकी सेल्स की अमाउंट है। इसमें इंक्लूड है टैक्स, तो आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और जो 1,01,290 है, ये आपके परचेज की अमाउंट है, तो जो टैक्स होगा वो इनपुट कहलाएगा। अब जल्दी से कैलकुलेट बताओ कि सेल टैक्स कितना आ रहा है। वन थ्री जीरो नाइन जीरो फर्स्ट वन। ग्रॉस का मैंने कहा था, अमाउंट कौन सी है ग्रॉस की है? ये चीज अलग दे रहा था। 170। माशाल्लाह, 117.5 होगा ना ये। देखो कितना है 17, तो इसमें 17.5 में आप ऐड करेंगे 100, तो कितना हो जाएगा? 117.5, 117.5। 6 नहीं है बेटा, 5 है। ये 6 बना देना माशाल्लाह, ये 5 है। ये अच्छा अभी पक्का हो रहा है। 18,967। 967, 967, ये रहा 18,967। ठीक है, आगे फिर जो आपकी परचेज की अमाउंट है वो भी ग्रॉस कहलाएगी। सेवेंटीन थाउजेंड 1,01,990 मल्टीप्लाई बाय 17.5 डिवाइड बाय 117.5। ऐसे ही करा था या फॉर्मूला चेंज कर दिया था? फॉर्मूला यही, फिर बस 100, 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये नेट प्राइस थोड़ी है, परचेसेस की अमाउंट भी ग्रॉस दी गई है। अगर वो लिखते हैं एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूड सेल्स टैक्स, तो उसका मतलब क्या था? नेट। जब उसमें लिखा हुआ है इंक्लूड सेल्स टैक्स या इंक्लूसिव सेल्स टैक्स, ग्रॉस कौन सी है? ग्रॉस। वो हर चीज को वाजे करके नहीं देंगे बेटा ये ग्रॉस प्राइस है। वो इंक्लूसिव का वर्ड यूज कर रहे हैं या इंक्लूड कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है?
इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है, आपको मैंने बताया था ग्रॉस में सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है, और नेट का मतलब है एक्सक्लूड है, एक्सक्लूसिव है। तो हो सकता है कि तुम्हें ओपन अप करके बात बता दे, हो सकता है ढकी छुपी बात में बताए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अपनी रखिएगा। आई दोनों की सेम अमाउंट, अब बताएं डिफरेंस कितना आ रहा है। 18,967 माइनस 15,086। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने एक अमाउंट आउटपुट की कैलकुलेट करी है, दूसरी अमाउंट इनपुट। तो मुझे बताएं रिफंड होना चाहिए अमाउंट को, या फिर आपने इसको पे करना है। थ्री डबल 3882 क्या होना चाहिए? रिसीव करना चाहिए आपको या पे करना चाहिए? ये कैसे फैसला होगा? आउटपुट और इनपुट के एतबार से सोच के बताना। आउटपुट ज्यादा हो तो क्या करना है, इनपुट ज्यादा हो तो क्या करना है? इसे रिफंड करना होगा। आप बताएंगे मुझे? पूछे नहीं, आप बताएं, आप बताएंगे तो फिर मैं चेक करूँ। पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, मैं भी यही आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे बताएं? दिमाग लगाएं और बताएं। रिफंड करना डिपेंड करना होगा, कितना आपने कहा? 3881। ठीक है। इनपुट टैक्स है तो आपको क्या करना होगा, क्या लिखा है? नाउ दैट यू नो दैट अबाउट द डबल एंट्री एंड द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, it is appropriate to outline how sales tax is accounted for. The principal टैक्स पेबल है, पे करना होगा। मतलब रिफंड करना होगा। पे करना होगा, रिफंड आपके पास आएगा, पे करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने कस्टमर से ज्यादा ले लिया है। यहाँ 18,967 और आपने कम दिया है, तो हमने यहाँ जो चीजें देखी थी, आउटपुट अगर ज्यादा आ रहा है तो आपको पे करना है, इनपुट ज्यादा आ रहा है रिफंड आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ये चीज याद रखेगा। अब जरूरी नहीं है आपको इस तरह से सवाल दिया जाए, हो सकता है यही चीज आपको लेजर में भी दी जाए, तब आपको काउंट करना बताएंगे कि भाई किस तरह से। आप सेम ऐसे एग्जांपल आ रही है, इफ अ बिजनेस सेल्स गुड्स फॉर $600 प्लस $105 सेल्स टैक्स, दैट इज $705 ग्रॉस प्राइस। पूरा बता रहे हैं यहाँ। देखें, आपको नेट प्राइस दी है, सेल्स टैक्स गिवन है और ग्रॉस प्राइस दिया है। द सेल्स अकाउंट शुड ओनली रिकॉर्ड 600 एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। सिर्फ कितना इसको रिकॉर्ड करना है एक्सक्लूड करने के बाद? 600। द काउंटिंग एंट्रीज फॉर द सेल वुड बी एज, क्या होगी ये मैंने आपको बताया था। देखो, कस्टमर तो आपको पूरा ही देगा पैसा, कितना? 705 दे रहा है। बाकी आप जो सेल कर रहे हैं, सेल को आप नेट रिकॉर्ड करेंगे, यानी टैक्स अलग होगा, सेल्स टैक्स अलग होगा। सेल्स टैक्स अलग और आपका जो सेल्स की अमाउंट है वो अलग। सेल्स की अमाउंट कितनी थी? 600। सेल्स टैक्स, और ये कौन सा है जो सेल करने की वजह से टैक्स आ रहा है? आउटपुट सेल्स टैक्स है, आ गया।
सेम इसी तरह से। अच्छा, आप परचेजेस के लिए करेंगे, दो तरह की बन सकती है। अगर तो आपको रिकवर हो तो आपके पास ये एंट्री बनेगी। अगर रिकवर होने के चांसेस नहीं है क्योंकि आपने क्या कहते हैं रजिस्टर वगैरह नहीं हुए हुए, तो फिर आपके पास कोई ऐसी नहीं बनेगी। लाइबिलिटी आपके पास डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पे कर रहे होगे लाइबिलिटी। और सॉरी, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, आप पे नहीं कर रहे हो फिलहाल, परचेज कर रहे हो। और परचेज करने की वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी बन रही है। क्लियर है? और अगर यही चीज आपको क्या कहते हैं जो रिकवर हो सकेगी, तो आप क्या करोगे? इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। फर्क क्या है दोनों में? सिर्फ टैक्स का। परचेजेस सेम अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? नेट है। लाइबिलिटी, अब देखें, आप कस्टमर है तो आप तो पूरा ही पैसा दोगे, यहाँ पे भी और इधर भी पूरा पैसा देना है। 470, यहाँ पे भी 470। ऊपर यहाँ क्यों अलग है? सेल्स टैक्स क्यों? वहां पे भी नेट पे सेल टैक्स रिकॉर्ड है। नेट पे सेल्स टैक्स कह रही हूँ, आपका जो सेल है नेट, नेट मतलब उसमें से डिडक्ट हुआ हो। परचेज भी आपकी डिडक्ट हुई भी होनी चाहिए, यानी कि इस परचेज के अमाउंट में से डिडक्ट हुआ होगा सेल्स टैक्स। यानी परचेज यहाँ नेट पे परचेजेस की अमाउंट आपने नेट करके निकालनी है, ठीक है, जब रिकवर हो सके। नॉट रिकवरेबल है तो आपको डायरेक्टली ऐसे बनाना है, भाई जितनी टोटल आपकी परचेज हुई है वो डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। कह रहे हैं यहाँ तक? लेजर बनाने आपको आने चाहिए। लेजर बनेगा तो क्या होगा भाई? सेल्स टैक्स क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है कितने पे? 105 पे। तो लेजर में भी आप ऐसे लिखेंगे, सेल्स टैक्स कितने से भाई? 105 से। इसके क्रेडिट पे आने का रीजन आप यहाँ बता दोगे, बैंक या फिर अकाउंट रिसीवेबल। और जब लाइबिलिटी आपके पास आएगी, ठीक है, यानी परचेज की वजह से देखो क्या हो रहा है, डेबिट पे रिकॉर्ड हो रहा है। डेबिट पे कितने से रिकॉर्ड हो रहा है? 70 से। इसके डेबिट पे आने का रीजन ट्रेड पेबल, ठीक है, बैंक या ट्रेड पेबल हो सकता है पेमेंट कर दें। हो सकता है कि भाई आप पेमेंट उस टाइम पे ना करो, लाइबिलिटी क्रिएट कर लो। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ लेंगे। अगर तो देखें डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, अब ये आपको पता होना चाहिए, ये साइड है आउटपुट की, ये साइड है इनपुट की। डिफरेंस लेंगे, देखो हैवी साइड का हमें पता है कि दोनों तरफ आपको दिखा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे 105 है तो यहाँ पे भी 105 ही आएगा। ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है। जब डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस लेने के बाद जो बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है यहाँ पे? जरा बताएं। 105 माइनस 70, 35। तो ये बेटा क्या डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट पे आने का छोड़ें, ये बताएं आप, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट पे आना नहीं देखा जाता है, देखते हैं क्या कौन सी साइड हैवी है। तो जो साइड हैवी होती है उसका बैलेंस कहलाया जाता है। ये बैलेंस किसका है? क्रेडिट का बैलेंस है। तो अगर आपको आउटपुट का बैलेंस ज्यादा दिखे तो क्या होगा? ये अमाउंट फिर आपको पे करनी होगी। और अगर इसके बजाय फॉर एग्जाम्पल यहाँ 105 होता, यहाँ 70 होता, डिफरेंस आता, इसका मतलब है इनपुट ज्यादा होता, यानी डेबिट हैवी अगर होता तो क्या होता? तो फिर यहाँ अगर 35 आता तो आपको वो अमाउंट रिफंड होती गवर्नमेंट से। क्लियर है? क्योंकि हमने ये चीजें बहुत सारी उसमें क्वेश्चंस में देख ली हैं कि भाई आपने आउटपुट था तो आपको पे करना था, इनपुट अगर ज्यादा हो तो आपको रिफंड मिलेगा। यहाँ पे देख लें, आउटपुट ज्यादा है तो पे करना है, इनपुट ज्यादा है तो आपको रिफंड मिलेगा। ये आप लेजर से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन भी इस तरह से दिया जा सकता है कि भाई दोनों का आपने डिफरेंस निकाल के बताएं। तीसरा तरीका ये है। क्लियर है?
तो किसी एक क्वेश्चन को समझ के क्या आपने, आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ये अहमकाना बात होगी कि आपने लेजर के जरिए सिर्फ सीख लिया और बाकी स्टेटमेंट बनाना छोड़ दिया, वो गलत है। दोनों तरीके से जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। क्लियर है? एंट्रीज बनाना पता होनी चाहिए आपको, लेजर पोस्टिंग आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये सब पढ़ लीजिएगा। बुक ऑफ प्राइम एंट्री आ गई है। इसको रीड करें, सेल्स टैक्स अकाउंट के बारे में। Sales tax bill to recovered from authority, the parents, the sales tax account there. This is a control account. These items are posted. The total input sales tax, purchase revenue debit. The total output sales tax, sales revenue. Sales tax on cash, sales credit, sales tax on cash purchase debit. अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स बताए थे किस चीज के। सेल्स टैक्स इज पेड टू और रिकवर्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज इज द बैलेंस ऑन द सेल्स टैक्स अकाउंट। इस तरह से आप ये चेक कर लेंगे और ये आपके पास आ रहा है, देखें खुद भी चेक कर लीजिएगा। सेल्स डे बुक से आ रहा है, आउटपुट सेल्स टैक्स से। ठीक है, आपके पास मिल रहा है। इसी तरह से आपके पास क्या हो रहा है, परचेज डे बुक से। यही इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से पूरा प्रॉपर आई गेस दिया है, नहीं दिया। इनवॉइस इनपुट सेल्स टैक्स 175 दिया है। अच्छा जी, आउट एंड सेल्स टैक्स उन्हें चार्ज करा है 450 का। हम्म, मैं चेक कर दूंगी अभी। अच्छा जी, 450, 175। फिर इन्होंने कहीं से अमाउंट बताई भी नहीं है शायद, है या नहीं। फिलहाल यहाँ क्या है, इन्होंने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करते हैं तो क्या होगा आपके पास। अच्छा, ये आपका जो है, सॉरी पेमेंट नहीं करी है, जो कैश सेल थी उस पे कितना लगा है वो बताए। ठीक है, कैश सेल्स पे टोटल उन्हें बताया। तो आपके पास आउटपुट का टोटल माइनस इनपुट टोटल, जितना डिफरेंस आएगा फिर आप देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज को भी देख लेना, रीड करना ये सब। हाँ, ये चीज रीड कर लेना, रजिस्ट्रेशन वगैरह ना सब, ये रजिस्टर हो तब क्या आपके पास मिलेगी सारी जिम्मेदारियां, नहीं हो तो आप किन जिम्मेदारी से छूटेंगे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह। टाइप्स ऑफ सप्लाईज। ठीक है, सब क्वेश्चंस पढ़ लेना, तो ये सब रीड कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, जर्नल क्या है? इट्स अ जर्नल कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ अनयूजुअल मूवमेंट्स बिटवीन अकाउंट। द फॉर्मेट इज अ जर्नल। इस तरह से हम बनाते हैं फॉर्मेट, जो हमने बनाया था ना, डेट, पर्टिकुलर्स और डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से बनाते हैं जर्नल। तमाम रिकॉर्ड्स को इस तरह से कर रहे होते हैं हम रिकॉर्ड। अच्छा, फोलियो यानी पेज फोलियो, या ये रेफरेंस वगैरह के लिए यूज होता है। इस तरह से फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया था। डेट आता है, फिर पर्टिकुलर की बात आ जाती है, या बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज आपके पास आ रही हैं, इसको करें। और इसके बाद करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर हमने FA1 में भी पढ़ा था, और ये आगे भी आएगा चैप्टर। जर्नल सबसे पहले याद रखिएगा, हमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी थी। अगर हमने ओपन अप करके बात करी थी, टोटल 8 थी, जिसमें परचेज डे बुक थी, परचेज रिटर्न डे बुक थी, सेल्स डे बुक थी, सेल्स रिटर्न डे बुक थी, कैश रिसीव डे बुक थी, कैश पेमेंट डे बुक थी, फिर इसके अलावा पेटी कैश डे बुक थी, और जर्नल थे। ठीक है, जर्नल में क्या था कि भाई जितनी बाकी बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं हुई भी थी, वो सब आपने जर्नल में रिकॉर्ड करी थी, प्लस आप करेक्ट जो करते थे एरर्स वो भी इसी में। ठीक है जनाब। आप कैसे करते थे करेक्ट, कि अगर एक एरर है तो उसको एक सेपरेट स्लिप पे
जिसका नाम होता था जर्नल वाउचर, उस पे आप जाके करेक्ट करते थे। Journal entries might be logged not in a single book or journal but on a separate slip of paper. ये क्या कहलाता है? जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ वन एंट्री इन द जर्नल। क्लियर है? ये सब वाला भी आप करेंगे बैठ के, आसान है। ये तो करते करते आपको आदत हो गई होगी। 1 अक्टूबर है, पुट इन कैश ऑफ $5,000 एज कैपिटल एंट्री बनाएंगे। पहले पूरे सवाल को पढ़ के फिर अंदाजा लगाना कि आपका बिजनेस है क्या, किस नेचर का है, सर्विस का है, कि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि या फिर आप बना बनाया माल खरीद के बेच रहे हैं। ठीक है, उस एतबार से आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीजें करंट एसेट है, कौन सी नॉन करंट एसेट है। फिर 1 अक्टूबर को ही आपने एक और ट्रांजेक्शन करी, परचेज ब्रशेस फॉर्म्स एंड सिजर्स फॉर कैश $185, परचेज हेयर ड्रायर फ्रॉम यूनो लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर $240 ना। अब अक्टूबर 30th पे क्या क्या हो रहा है? पेड 3 months रेंट टू 31st December ऑफ $500, कलेक्टेड एंड पेड इनटू द बैंक टेकिंग्स ऑफ $1,000। 31st October पे क्या हो रहा है? गेव मिसेस स्वीट अ परम एंड मैनिक्योर ऑन क्रेडिट फॉर $100। ठीक है, आपने इसकी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है। और ये तो हमें पता है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रायल लेजर लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर को कैसे पोस्ट करते हैं और इसको कैसे समराइज करना है, वो तो आता है ना, हमने करा भी है। अभी मैंने थोड़ा बहुत बताया भी दिया था। ठीक है, तो तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं उनके जो इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट होते हैं कि भाई कैश की अमाउंट कितनी है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है आपके पास, अकाउंट्स पेबल की अमाउंट कितनी है, रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है, और सैलरीज एक्सपेंस कितना है आपके पास, और सैलरीज पेबल कितना है। तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं उनके जो आपके पास बैलेंस निकल कर आते हैं, सीडी बैलेंस आते हैं, वो कहाँ लिख दिए जाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यही आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रायल बैलेंस में जाती है। अब ट्रायल बैलेंस दो तरह से आपको दिखा रहा होता है, एक क्या इम्बैलेंस होगा, एक बैलेंस होगा। बैलेंस होता है और अगर उसमें एरर नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन फिर आगे तक जाती है, कहाँ? स्टेटमेंट्स तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाएगी। अगर उसमें कोई एरर है तो आप उसको करेक्ट करोगे। अच्छा, एरर्स भी आपके अब सामने दो तरह से आएंगे, ये हम एरर्स में जब आप करेंगे ना पूरा पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि आपको एरर हो सकता है कि धोखा दे जाए और ट्रायल बैलेंस में चुप के बैठ जाए। यानी ट्रायल बैलेंस तब भी दिखेगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं, और कभी कभार ये सामने खुलकर आते हैं एरर्स कि डेबिट साइड हैवी कर देगा या क्रेडिट साइड हैवी कर देगा, तो इम्बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, तो एरर्स आपके पास दोनों तरह से आ सकते हैं, या तो चुप के या फिर शेयर बन के। अब आपको फाइंड करना होता है एरर को और उसको करेक्ट करना होता है, हम पढ़ लेंगे जब इस चैप्टर पर आएंगे। बहरहाल ट्रायल बैलेंस तक आप जब आते हैं, ट्रायल बैलेंस में आने के बाद फिर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर तो करेक्ट है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, और आपके लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो बनेंगे बस। ले रहे हैं यहाँ तक? पहले तो वो सवाल करें ताकि फिर हम आगे के काम करें। आई गेस 5 मिनट लगेंगे, मैं आ नहीं सकता।